देख लेंगे ना। ठीक है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे अपनी कि भारत को आजाद हुए लगभग 77 साल हो गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि आजादी हमें किससे चाहिए थी, आजादी हमें क्यों चाहिए थी, आजादी का मतलब क्या है। जब ये लड़ाई लड़ी गई तो लगभग 200 साल हमारे संघर्ष के रहे। तो संघर्ष में से एक ही चीज थी कि स्वतंत्रता चाहिए। वो स्वतंत्रता का मतलब क्या था? अगर आप किसी से पूछोगे स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तो वो एक सिंपल वर्ड होता है इंडिपेंडेंट, कि हमें इंडिपेंडेंट होना था। लेकिन इंडिपेंडेंट और स्वतंत्रता दोनों अलग वर्ड है। अगर आप दोनों का गूगल पे सर्च करें तो आप स्वतंत्रता का मीनिंग हो सकता है आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा, लेकिन जब इंडिपेंडेंट का अर्थ देखें तो आप लगेगा कि ये तो आत्मनिर्भरता की बात है। तो हमारा इसमें जो डिस्कशन है वो डिस्कशन इस बात के ऊपर है कि भारत लगभग देखा जाए तो 1200 साल गुलाम रहा। भारत पे जो आक्रमण हुए 1714 के आसपास शुरू हो गए, और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग एक आक्रांताओं के दौर से गुजरा, जिन्होंने भारत के लगभग हर चीज को तोड़ने की, नष्ट करने की, भ्रष्ट करने की, खत्म करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में बहुत कुछ बचा रहा। यहां पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं। कार्ल मार्क्स हमेशा एक बात बोलते थे कि मुझे भारत की तरफ देखते समय बड़ी हैरानी होती है, और हैरानी इस बात पे होती है कि कोई ऐसी संसार में व्यवस्था हो सकती है कि जो 5-6 हजार साल से लगातार चली आ रही है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था थी या है जो लगभग 5000 साल भारत में लगातार चलती रही, नॉन स्टॉप चलती रही। उसमें किसी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं हुआ, कोई मतलब उसमें किसी तरह का कोई मतलब ऐसा व्यवधान नहीं आया कि वो व्यवस्था बिगड़ जाए। वो कार्ल मार्क्स आगे कहता है कि मैं जब यूरोप की तरफ देखता हूं और दूसरी कंट्रीज की तरफ देखता हूं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ 200-300 साल बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो व्यवस्था हमें बदलने की जरूरत पड़ती है। फिर हमारे यहाँ क्रांतियां होती हैं बड़ी बड़ी, हमारे यहाँ खूनी संघर्ष भी होते हैं, व्यवस्थाएं बदलने के नाम पर सत्ताएं पलट दी जाती हैं, और उसके बाद एक नई सत्ता आकर फिर कुछ नया करती है, और फिर वो व्यवस्था 200-300 साल चलती है, फिर उसके अंदर बहुत सी कमियां होती हैं, और फिर हम इसको ये दोहराते रहते हैं। अगर इनका इतिहास उठा के देखें हम, तो हम इनके इतिहास में क्या देख रहे हैं कि इनका पिछले 1000, 2000 साल का जो भी इतिहास है, उस इतिहास में इन्होंने सिर्फ ये करा है कि हर 200-300 साल में कभी चर्च की सत्ता आती है, कभी राजा की सत्ता आती है, कभी इनके सामंतों की सत्ता आती है, कभी इनके जमींदारों की सत्ता आती है। उन्होंने सत्ता को अजीब तरह से ट्रांसफर करा, लेकिन एक समाधान नहीं कर पाए। वास्तविकता व्यवस्था का मतलब क्या था? कार्ल मार्क्स कहना क्या चाह रहा था? कार्ल मार्क्स कहना चाहता था कि भारत के अंदर जो व्यवस्था है वो समाधान है। वो एक ऐसा समाधान था कि हजारों साल से निरंतर चलता रहा। लेकिन अचानक से हुआ क्या? जब इस देश में अंग्रेज आए, उन्होंने इस देश के अंदर तेजी से कानून बनाना शुरू करे। तो कानून बनाने शुरू करते समय उन्होंने क्या देखा कि भारत अपनी न्याय व्यवस्था में, अपनी चिकित्सा व्यवस्था में, अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपनी औद्योगिक व्यवस्था में, अपनी कृषि व्यवस्था में, और अपनी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, व्यापार व्यवस्था, सब में पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर था। उसको कहीं जाके किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी, ऐसा भारत था हमारा। हमने बड़ी स्ट्रांग व्यवस्थाएं बनाई थी। एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें आदमी का जीवन 100 साल था। अगर 100 साल से आगे, जैसे नहीं कोई लिमिट है 100 साल की, 100 साल एक एवरेज आगे बता रहे हैं कि भाई अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई मारकाट नहीं है, कोई लड़ाई युद्ध नहीं है, और लोग जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहे, तो आदमी 100 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल जी रहा था। ऐसी सुंदर व्यवस्था भारत में थी, और इस व्यवस्था का नाम था गांव। जब अंग्रेज इस देश में आते हैं तो उन्होंने करा क्या? गांव के अंदर गुरुकुल, पाठशाला, गांव के बाहर विद्यापीठ, बड़े बड़े क्या कहते हैं हमारे यहाँ के जो विद्या के मंदिर, जो विश्वविद्यालय थे, उस समय उन्होंने उसको खत्म करा। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इतिहास में आप देखें आक्रांताओं ने और अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनको खत्म। जो हमारी छोटी मोटी पाठशालाएं थी शिक्षा के स्तर पर, उनको भी खत्म किया गया। हमको बताया गया कि नहीं, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन, और इस चीज की पहचान है कि आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, आप अल्प विकसित हैं, आप विकसित हैं, और हमें देखो हम कितने विकसित लोग हैं। जो लोगों का इतिहास आप देखे जाओ तो ह्यूमन जेनोसाइड करा, मतलब मानवीय नरसंहार का जिन लोगों का इतिहास है, वो भारत में आके हमें मानवता की शिक्षा देने लगे।
वो ये बताने लगे कि नहीं आप गलत हैं, हम सही हैं। और उनके पिछलग्गू जो नेता थे, जिनको ये लगता था कि भाई सत्ता अगर हम इनकी आवभगत कर लेंगे, इनकी चाकरी कर लेंगे, इनकी चेला चपाटा कर लेंगे, इनको मक्खन लगा लेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग शायद हो सकता है हमें सत्ता में कुछ भागीदार बना लें, शायद सत्ता में से हमें कुछ बूंदे हमें भी टपका दें, हमारा जीवन क्या कहते हैं धन्य हो जाए। ये लोग इनके पीछे चले और इन्होंने यही मान के चले कि भाई ये अहोभाग्य में और यही सब कुछ है हमारे। और इस बात को सोचते हुए उन्होंने क्या करा कि नहीं, ये जो व्यवस्था बना रहे अच्छे बना रहे। हमारे यहाँ पंचायत की व्यवस्था थी, पंचायत की व्यवस्था को खत्म करके ये कानून की अदालत की व्यवस्था लिया है। पंचायत में क्या होता था, कोई भी अपना फैसला लेके आता था मुकदमा कि भैया हमारे से ये दिक्कत हो गई, ये बात हो गई, इस तरह की समस्या आ गई। पूरे गांव के लोग बैठते थे, 5 पंच बैठते थे, गांव के लोगों की सलाह मिलती थी, पंच देखते थे कि गांव के लोग किस तरफ देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद वो 5 पंच मिलकर उसके समाधान कर देते, 1 या 2 या 3 बार में। उसके बाद चौथी शायद पंचायत नहीं लगती थी। अगर उस पंचायत से समाधान नहीं होता था, फिर खापकी पंचायत लगती थी जिसमें 40 गांव बैठते थे, और 40 गांव जब बैठते थे तो वो एक ही बार में फैसला खत्म कर देते। इतना आसान, किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी के पास जाके कोई लिखित में दरखास्त नहीं लगानी, अपनी मौखिक बात बतानी है सभी लोगों के बीच में, और आपका सीधे सीधे समाधान हो गया। तो ऐसी एक न्याय व्यवस्था थी भारत में, जिसको खत्म किया गया कानून बना के अदालतों के थ्रू कि नहीं, पहले आप अपनी कंप्लेंट देंगे, वो लिखित में होगी, उसकी सुनवाई होगी, उसके सम्मान होंगे, उसकी तामील होगी, वो अपनी बात रखेगा, तुम अपनी बात रखोगे, ये साबित करोगे, वो साबित करोगे। इसमें आप देखिए हुआ क्या, हमारे सैकड़ों साल बर्बाद हो गए, कई कई पीढ़ियां गुजर गई एक एक केस लड़ते हुए, केस खत्म नहीं हुआ। जो अपने आप को विकसित कहने वाले लोग थे, जब वो हमारे देश में आते हैं और अपने विकास के नाम पर कहते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं तुमसे अच्छी हैं, और वो उसके बदले जो हमें व्यवस्था देना, उससे हमें मिला क्या? क्या हमें न्याय मिला? अगर हमें 10, 20 साल, 50 साल लड़के 3-4 पीढ़ियों ने अगर कोई मुकदमे का फैसला ले भी लिया, तो वो न्याय कहा जाएगा क्या? न्याय की परिभाषा क्या है कि देरी से दिया गया न्याय भी अन्याय के बराबर है। आखिर इस देश में क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में कोई सोचता क्यों नहीं है? हमारे यहां गुरुकुल की शिक्षा थी, जहां पे बच्चे जाते थे, पढ़ते थे, सीखते थे, समझते थे। हमारे यहां 36 विषय सिखाए जाते थे। हमारे यहां स्वस्थ कैसे रहें, जीवन कैसे जिए, ये हमारा मुख्य विषय होता था। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा जीवन को महत्व दिया, हमारे लिए जीवन ही महत्वपूर्ण था। और इन सब बातों को देखते हुए जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में क्या मधुरता हो, जीवन कैसे सुंदर हो, जीवन में कौन सी कला आए जो समाज को सुंदर बनाए, जीवन में कौन सा गीत आए, कौन सा संगीत आए, कौन सा लोकगीत आए, जीवन को आसान करने के लिए कौन से यंत्र बनाए, कौन से साधन, कौन से चीजों का आविष्कार करें, किस चीज को अपनाए, किस चीज को नहीं अपनाए, ये सभी चीजों का डिस्कशन गुरुकुलों में हुआ है। जो लोग गुरुकुल नहीं जा सकते थे, उनको उनके निकटतम स्थान पे पाठशालाएं थी, और जो पाठशालाओं में नहीं जा सकते थे, तो जो समाज के ऐसे लोग थे जो पढ़ा सकते थे, वो अपने घरों पे पढ़ाते थे। भारत एक शिक्षित देश था, लेकिन हमारे गुलामी के काल में हुआ क्या, कानून बनाया गया, हमारे देश की अंदर कई पीढ़ियों को बर्बाद किया गया, शिक्षा उनसे छीन ली गई, उनसे उनके गुरुकुल के अधिकार, उनसे उनके पाठशालाओं के अधिकार, उनसे उनके विद्यापीठों के अधिकारों को छीन लिया गया। बिल्कुल मतलब ऐसा कर दिया कि जैसे क्या कहते हैं 4-5 पीढ़ियों को तो जैसे कोई शिक्षा दी ही नहीं गई। नतीजा क्या हुआ? भयंकर रूप से एक इलिटरेसी भारत में फैली। खुद अंग्रेजों के आंकड़े बताते हैं 1800 के, अगर नई तालीम गांधी जी की किताब पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भारत में हजारों गुरुकुल थे, हर गांव में लगभग गुरुकुल था, 6 लाख गांव थे। अब काउंट करिए, 600,000 गुरुकुल, मायने रखती वाली बात। पाठशालाएं कितनी थी इसकी कोई गिनती नहीं। तो एक तरफ हमारी एजुकेशन व्यवस्था को नाश किया, हमारे यहाँ पे हम 36 विषय पढ़ते थे। आज इस मेकाले शिक्षा पद्धति में क्या हुआ, वो 6, 7, 8 विषय रह गए। स्कूल से बच्चा कोई पढ़ के निकलता है, उसको ये नहीं पता उसको खाना क्या है, उसको ये नहीं पता उसको पहनना क्या है, उसको ये नहीं पता कि किस मौसम में किस तरह से जीना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े पहन के बाहर से निकलना है, कैसे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलना है, क्या खाने से बीमार हो जाए, क्या खाने से बीमार नहीं होगा। उसको ये नहीं समझ है कि भाई अपने
बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, एक अहंकार आ गया उसमें एजुकेशन का, शिक्षा के नाम पे। वो बड़े को बड़ा नहीं समझ रहा, छोटे को छोटा नहीं समझ रहा, अपने आप को पता नहीं क्या महान मान के बैठा हुआ है। अगर आधुनिक पढ़ाई इतनी ही अच्छी होती तो बेरोजगार क्यों होते लोग? तो हमारे यहाँ का जो एक सिस्टम था गांव के अंदर शिक्षा का, वो खत्म किया। हमारे यहाँ की जो एक न्याय प्रणाली थी वो खत्म की गई, जिसमें तुरंत त्वरित न्याय होता था। हमारे यहाँ की जो चिकित्सा प्रणाली थी वेदों के माध्यम से, देखिए आज लोग कहते हैं कि आपके यहाँ क्या थी चिकित्सा के नाम पे, आपके यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकते थे, आपके यहाँ क्या बड़े बड़े लोगों की बीमारियां हो जाती थी, उनका इलाज नहीं हो सकता था। रुकिए भाई साहब, आपको एक चीज समझने की जरूरत है। भारत एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पे कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता था। भारत एक ऐसी व्यवस्था थी जहां लोगों को हार्ट अटैक नहीं आते थे, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होते थे, कैंसर नहीं होते थे। भारत एक ऐसी व्यवस्था थी जहां लोगों को जीवन जीने में छोटी मोटी बीमारियां तो हो सकती थी, किसी बुखार आ गया, सर्दी जुकाम खांसी आ गई, इससे ज्यादा बड़ी बीमारी की मतलब परिकल्पना करना नामुमकिन है। आज भी अगर आप साउथ भारत में चले जाएं तो आप क्या देखेंगे कि वहां पे 70, 80, 90 साल के जो बुजुर्ग हैं वो बैलों से हल चला रहे हैं आज भी। उनके शरीर में इतनी ताकत है कि वो आज भी क्या कहते हैं, मतलब बैलों से हल जोतने की काम कर रहे हैं। सोचिए आज से 100 साल, 150 साल, 300 साल पहले क्या स्थिति रही। उन्होंने मतलब क्या वो लोग बीमार पड़ते होंगे? और आप खुद सोच के देखिए, जो आदमी बीमार पड़ रहा है क्या वो 100 साल जिएगा? नहीं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमारे दादा दादी 100 साल क्रॉस कर गए, नाना नानी 100 साल क्रॉस कर गए, तो क्या वो बिना बीमार पड़े हो गए? अगर उनको कोई बीमारी थी तो छोटी मोटी थी। उनके टाइम पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, उनके टाइम पे कोई बहुत बड़ा एम्स नहीं था, तो ऑपरेशन कहां कराया लोगों ने? कहां उन्होंने अपने दांत दिखाए? कहां डेंटिस्ट दिखाए जो 90 साल में उनके दांत नहीं करते हैं? ये प्रश्न क्यों नहीं किया जाता? वास्तविकता में क्या है, ये जो बीमारियां चली, जो आज आधुनिक युग के जीवन जो शैली हमारी, एक तीव्र जीवन शैली, इस जीवन शैली के तहत ये सारी बीमारियां हुई। इसीलिए ये अस्पतालों के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लेके आए गए, वरना हमारे यहाँ जो एक सिस्टम था उसमें आदमी बीमार ही ना पड़े, इसके ऊपर ज्यादा काम होता। हमारे यहाँ की चिकित्सा प्रणाली में जो वेद हुआ करते थे, जो आयुर्वेद के जानकार होते थे, उनको ये बोल के कि भाई ये क्या करते हैं, ये टोने टोटके करते हैं, ये क्या कहते हैं अंधविश्वास फैलाते हैं, ये कहते हैं कि ऐसे खाने से, इस पर्ची की दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। उनको ये बोला गया आप साबित करो, सिद्ध करके दिखाओ, वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करके दिखाओ, वरना हम आपको प्रैक्टिस नहीं करने देंगे वेद की। और आप जानते हैं बहुत सारे समाज के जो वेद थे उस समय आयुर्वेद के काम होने में, उनको खत्म किया गया। स्टेब्लिश की गई आधुनिक शिक्षा प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली जो इतनी महंगी, जिसके अंदर आदमी अगर अपना इलाज कराना जाए तो उसका घर बिक जाए, उसकी सारी जिंदगी जमा पूंजी बिक जाए, खत्म हो जाए, वो अपना इलाज नहीं कर सकता। लेकिन गांव में क्या होता था, आदमी की कोई जमा पूंजी कहीं नहीं जाती थी, उसका कोई घर बार नहीं बिकता था, एक ऐसी स्थिति थी। तो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमने क्या खोया क्या पाया, एक बार सोच के देखिए कि हमारे यहाँ से हमारी चिकित्सा व्यवस्था खत्म कर दी, हमारे यहाँ से हमारी न्याय व्यवस्था खत्म कर दी, हमारे यहाँ से हमारी शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी, इसके साथ साथ हमारी जो भी आत्मनिर्भरता की व्यवस्थाएं थी वो सब खत्म कर दी हैं। आप देखिए एक षड्यंत्र के तहत इस देश में बहुत ज्यादा इस बात पर जोर दिया गया कि जाति व्यवस्थाओं का उन्मूलन कर दिया जाए, जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। हो सकता है जाति व्यवस्था में कोई दोष रहा हो, कोई ऐसी बात रही हो कि भाई लगा गया कि भाई शायद जाति व्यवस्था गलत है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आज इस देश में 40 करोड़ बेरोजगार हैं या नहीं है? ये 40 करोड़ बेरोजगार कहां से आ गए? आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पीछे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे भारत में एक आदमी बेरोजगार नहीं है। आखिर क्यों, किस लिए? तो हम पाते हैं कि जब जातीय व्यवस्था थी समाज में, तो उस समय किसी भी बच्चे का कोई भी रोजगार उसके जन्म के साथ सुनिश्चित हो जाता था। वो बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ में अपने उनके काम में हाथ बटाता था, बड़ा होते होते उसमें निपुण हो जाता था, और उसके बाद वो जो भी बनाता था, चाहे उसको बेचे चाहे उसको वो एक दूसरे से विनिमय कर ले, उसके घर में कभी किसी चीज की खाने पीने की कमी नहीं रहती थी, कभी उसको किसी चीज के आगे हाथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी उसको किसी की नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता था। हमारे यहाँ सिर्फ नौकरी के नाम पर राजपाट संभालने के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हुई थी, कर लेने की, कर वसूलने की, किसी दरखास्त राजा का किसी तरह से लगाने की, उसके लिए बहुत सिलेक्टेड नौकरियां होती थी। या किसी व्यक्ति ने कोई व्यापार कर रहा है, व्यापार के लिए अगर उसे कुछ लोग चाहिए तो वो सिलेक्टेड होती थी, वरना सब लोग क्या थे, रोजगार में थे।
मतलब 5% समाज क्या था, वो नौकरी की तलाश में जाता था, 95% समाज जो था वो आत्मनिर्भर था। जब हमने गांव की व्यवस्थाओं को खत्म करा तो हमने उस 95% समाज को ये सिखा दिया कि भाई तुम तो जाति व्यवस्था में डूबे समाज हो, बड़ी भयंकर भेदभाव आप लोगों के साथ होता है और आपको तो इस जाति व्यवस्था का उन्मूलन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। आपको वो काम बिल्कुल भी अपने बच्चों को नहीं कराना जो आप सदियों से करते आए थे। नतीजा क्या हुआ, माँ बापों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि नहीं, हम जो करते हैं वो गलत करते हैं, हमारा काम जो पिछड़ा है, हमारा काम कैसा है, मतलब एक निम्न कोटि का काम है, अगर हमारे बच्चे भी ये काम करेंगे तो समाज में शायद इनको वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिलेगी। समाज में से सम्मान और वो इज्जत जो खत्म करी गई, उसका नतीजा क्या निकला, माँ बापों ने कहा कि बेटा पढ़ लिख के अफसर बन जा, पर हमारा वो काम मत करिए, कुछ नहीं जो काम करता है। नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चौथी पीढ़ी आते आते इस देश में आज 40 करोड़ लोग बेरोजगार। जो देश दुनिया में उत्पादन करने में नंबर 1 था, जिसका उत्पादन आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले 33%, 40% था पूरी दुनिया में, उस देश के अंदर जब इस तरह की व्यवस्थाओं को तोड़ा गया, खत्म किया गया, उत्पादन ना के बराबर हो गया, जीरो हो गया, हम अल्प विकसित हो गए और हमें अपने विकास करने के लिए फिर आज दोबारा से उत्पादन बढ़ाने की तरफ जाना पड़ा। लेकिन हमने क्या देखा, दो तरह की व्यवस्था है, एक सेंट्रलाइज व्यवस्था, एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था। जब हम भारत के दर्शन को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सारी व्यवस्थाएं विकेंद्रीकृत थी, डिसेंट्रलाइज थी। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पूरी चीज को मोनोपोली करे, सबके हाथ में व्यवस्था बनी हुई थी। हम सह अस्तित्व में जीने वाले लोग थे, हम आत्मनिर्भर और सह निर्भर लोग थे। हमारे यहाँ कोई अमीर और गरीब नहीं था। गांव के सिस्टम में आप देखो कोई अमीर गरीब नहीं मिलेगा, लेकिन आज क्या होता है, शहरी सिस्टम में भयंकर रूप से अमीरी, भयंकर रूप से गरीबी, मिडिल क्लास वालों की कमर तोड़ दी गई है, बहुत बुरा हाल कर दिया, ऐसी स्थिति बना दी। एक्चुअल में आप देखिए, जब व्यवस्थाओं को खड़ा किया गया, जिनके ऊपर इस देश के आजादी के बाद एक जिम्मेदारी थी ये देखने की कि हमें अपने दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कौन से मॉडल को अपनाना है, तो वो लोग ये नहीं समझ पाए कि जिस मॉडल पे ये देश हजारों साल से खड़ा था, कार्ल मार्क्स कह रहा था कि 5000 साल से खड़ा हुआ है, आखिर वो व्यवस्थाएं क्या थी, हमने उनका मूल्यांकन नहीं करा। हमने जो एक गिलानी भाव का मूल्यांकन था अंग्रेजों का दिया हुआ कि भाई तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ गलत है, तुम बड़े पिछड़े लोग हो, तुम्हारी भाषा बहुत पिछड़ी हुई है, तुम्हारा पहनावा बहुत पिछड़ा हुआ है, तुम्हारा खान पान बहुत पिछड़ा हुआ है, तुम्हारे काम धंधे बहुत पिछड़े हुए हैं, इस काम को करने वाले की कोई इज्जत नहीं है। हमने उन्हीं की संकल्पनाओं को अपनी संकल्पना बना लिया और इस बात को सोचते हुए हमने क्या करा कि नहीं, गांव का भी शहरीकरण करेंगे। गांव का मतलब एक व्यवस्था, एक समाधान। हमने समाधान खत्म करके, व्यवस्था खत्म करके, बिना उसको समझे हमने शहरीकरण के तोड़ दिया। आज देखो गांव गांव में लोग बेरोजगार घूमते, गांव गांव के लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं रोजगार के लिए। क्यों? हमने मॉडल की चीज को बनाया। हमें और हमारे नेताओं को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए, एक बार देखना चाहिए उसको कि आखिर ये जो आपने सिस्टम चुना, क्या ये सिस्टम आने वाले 100 साल बाद सभी लोगों को रोजगार दे सकता है? क्या ये आने वाले साल में जो अमीरी गरीबी की जो खाई पैदा हो गई समाज में, क्या उसको समतल कर सकता है, बराबर ला सकता है, खत्म कर सकता है? आप देखिए, देश में एक आदमी इतना है जो 5-6 लाख करोड़ रुपए का मतलब वर्थ रखता है। एक आदमी ऐसा है जिसकी सालाना इनकम भी 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात। क्या इनमें कभी समानता आ सकती है 100 सालों बाद भी? समस्या नहीं है। लेकिन आप गांव के सिस्टम में जाकर देखो तो आप क्या देखोगे, सब लोग समान है, वहां आपको अमीरी गरीबी ढूंढने पर नहीं मिलती। तो इसीलिए अभी वर्तमान का जो हमने विकास का मॉडल लिया, अगर इसको भी ध्यान से देखें तो विकास की परिभाषा क्या, विकास का मतलब क्या, इसके 3 आयाम है इस चीज को समझने के। इसका पहला आयाम है, जिसको भारतीय दर्शन के हिसाब से मैं कहूं कि हर चीज का पहले से बेहतर हो जाना। अगर हवा का स्तर पहले से बेहतर हो जाता, पानी का स्तर पहले से बेहतर हो जाता, भोजन का स्तर पहले से बेहतर हो जाता, तो मैं मानता कि शायद विकास हो रहा है या विकास हो गया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पहले से ज्यादा शुद्ध पानी आप पी रहे हैं या शुद्ध पी रहे हैं या फिल्टर करके पी रहे हैं? क्या पहले से ज्यादा शुद्ध हवा में जी रहे हैं
या उसके लिए आपने एयर प्यूरिफायर लगाया अपने घर के अंदर? क्या पहले से भी ज्यादा आप शुद्ध भोजन खा रहे हैं, या अभी भी आप केमिकलाइज फूड खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड की तलाश में दुनिया में भटक रहे हैं कि कहां से ऑर्गेनिक फूड मिल जाए अच्छा खासा, बिना केमिकल डाला खेत में? अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आपका विकास कहां हो? आपने विकास का क्या मतलब माना? विकास मानव का था, विकास हमारी व्यवस्था का था। अगर मानव का ही विकास नहीं हुआ तो आपने विकास को समझा क्या है? क्या चीज है विकास आज का वर्तमान का? इस पर कौन चर्चा करेगा इसके ऊपर? क्या मानव के जीवन स्तर में सुधार हुआ? क्या मानव की चेतना के स्तर में सुधार हुआ? क्या मानव अपने चेतन स्तर से इतना ऊंचा उठ गया कि समाज में अपराध खत्म हो गए? क्या मानव अपनी चेतना स्तर में इतना ऊंचा उठ गया कि उसको अब और अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? क्या मानव इतना ऊंचा उठ गया कि उसको हर चीजों का समाधान मिल गया? क्या इतना ऊंचा उठ गया कि अब दुनिया के विश्व में कहीं भी युद्ध नहीं हो रहा? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर विकास के नाम पे अपना करा जाए क्या? खाली सड़कें बना देना, कुछ रेलवे स्टेशन बना देना, कुछ रेल लाइन डाल देना, क्या ये विकास है? विकास की अगली उदाहरण जब मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि विकास के नाम पे करा क्या गया? गांव जो एक आत्मनिर्भरता का केंद्र था, उसकी आत्मनिर्भरता को खत्म करके आपने उसको पूरा गुलामी की जंजीरों में झोंक दिया। एक भी आदमी आपने आत्मनिर्भर नहीं छोड़ा। आप शहरों के आदमी के जीवन को देखो, आप गांव के आदमी के जीवन को देखो, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि एक गांव का व्यक्ति जो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है और अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है। आज शहर का आदमी लाख रुपए भी महीना खर्च करे तो अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। उसको रात दिन अपने आप को रगड़ के अपने पूरे शरीर को हाईली स्ट्रेस में रख के जीवन जीना पड़ता है। और यही कारण है कि शहर का आदमी 70-80 साल भी अगर जी जाए तो बहुत बड़ी बात। गांव के आदमी स्ट्रेस आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? कितना बड़ा अंतर किस लिए? इसके ऊपर सोचने की बहुत जरूरी आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको कुछ एग्जाम्पल देके मैं बताता हूं। गांव का आदमी को अगर अपना भोजन पकाना था तो अपने चूल्हे पर आत्मनिर्भर था। शहर के आदमी को अगर अपना भोजन पकाना है तो वो गैस एजेंसी के ऊपर आत्मनिर्भर है। वो आत्मनिर्भर है क्या? अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो शायद मेरे ख्याल से वो अपना घर का भोजन भी नहीं बना सकता। तो उसको कहीं ना कहीं उधार लेके गैस लेके आनी पड़ेगी, केरोसिन या डीजल लेके आना पड़ेगा, जिससे चूल्हा जलाएगा, जिसके बाद क्या कहते हैं अपना भोजन आ पाएगा ना, वो भोजन भी नहीं बना सकता। एक गांव का आदमी क्या करता था, अगर कुछ नहीं मिलता था तो अपनी गाय के गोबर के कंडों से भी अपना उपला जला लेता था और अपना चूल्हा बनाकर अपना भोजन पका सकता था। तो हमारे जब आत्मनिर्भरता भोजन में खत्म हो गई तो हमने विकास कहां कर लिया? गांव का आदमी कुएं से पानी ले सकता था, गांव का आदमी नल से पानी ले सकता था, गांव का आदमी नहर से जाके पानी ले सकता था, गांव का आदमी ट्यूबवेल से जाके पानी पी सकता था अपने घर की आवश्यकताओं के लिए। शहर के आदमी को अगर जल बोर्ड ने पानी देने से मना कर दिया तो आपने तो बोरिंग के ऊपर भी क्या कहते हैं प्रतिबंध लगा दी शहरों में। ठीक है, वो प्यासा मर जाएगा, उसकी मजबूरी है पानी खरीद के पीना। मतलब एक पानी की स्वतंत्रता थी उसके जीवन में, जो एक आत्मनिर्भर थी गांव के लोगों में, आपने उस आत्मनिर्भरता को भी शहरी जीवन में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये विकास है या गुलामी है? मतलब जो आदमी जितना ज्यादा गुलाम हो रहा है, आप कह रहे हो उतना ज्यादा विकसित हो रहा है। गांव का आदमी अपने कपड़े खुद धो सकता था, शहर के आदमी को कपड़े धोने के लिए भी क्या रखने पड़ता, लोग रखना पड़ता। तो अपने घर का सारा काम कर सकता था। यहाँ शहर के आदमी को घर के काम कराने के लिए भी क्या रखना है, नौकरानी और मेड रखना है। आप कंपेयर करके देखिए, पूरी तरीके से मतलब क्या कहते हैं एक नाश कर दिया पूरे जीवन का। फिर हम कहते हैं कि हमारे आदमी की जिंदगी 100 साल होगी। कैसे हो जाएगी 100 साल जिंदगी? भाई 100 साल जिंदगी जीने के लिए शरीर में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जीवन में भाग भाग नहीं होनी चाहिए, जीवन में हमेशा हाय हाय नहीं होनी चाहिए, आदमी हमेशा लड़ता झगड़ता नहीं होना चाहिए, आदमी हमेशा कंपटीशन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी निरंतर कंपटीशन में है, निरंतर भागम भाग में है, निरंतर हाय हाय कर रहा है अपने जीवन में, ठीक है, निरंतर स्ट्रेस में जी रहा है, संघर्ष में जी रहा है, क्या ऐसा आदमी 100 साल जिएगा? एक आदमी जो लगातार दौड़ रहा है और एक आदमी आराम से बैठा है, दौड़ने वाले आदमी की एक समय स्थिति ऐसा आएगी उसके प्राण पखेरु उसके शरीर से उड़ जाएंगे अगर वो निरंतर दौड़ रहा है, अगर वो आराम नहीं कर रहा। और एक आदमी शांति से बैठा है, शायद उसके संग ऐसा कुछ नहीं होगा। तो शहरी जीवन ने हमें दिया क्या? निरंतर दौड़, निरंतर संघर्ष, पैसा कमाने की होड़। पैसा क्यों कमाना है? क्यों? क्योंकि आपकी आत्मनिर्भरता आपने खुद ही शहरों में आकर, आपको अपनी दैनिक जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। अगर आप वो पैसा नहीं कमाते हैं
तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, आपके घर में रोटी नहीं आएगी, आप अपने घर में बच्चों को पढ़ाने नहीं भेज सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आखिर हमने विकास के नाम पर करा क्या? हमने कहा कि देश स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या था भाई? स्वतंत्रता का मतलब था स्वयं का तंत्र। हमने अंग्रेजी तंत्र को अपने ऊपर लाद लिया, ये मान के कि शायद दुनिया का इससे बढ़िया कोई तंत्र नहीं हो सकता। आज उस अंग्रेजी तंत्र ने 77 साल बाद भी देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, देश का कल्याण नहीं हो पा रहा है, देश में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो रखी है। तो स्वतंत्रता मिली कहां? स्वयं का तंत्र मिला कहां? स्वयं का तंत्र तब होता जब हमने अपनी जो भूतकाल में जो हमारे पास एक सिस्टम था, सिस्टम को देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम क्या है क्या नहीं है, जीवन कैसे जीना है, जीवन कैसे आसान होना है। आज हम जीडीपी की तरफ तो भाग रहे हैं, पर भूटान को देखिए, वो जीएनएच की तरफ भाग रहा है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। उनके लिए उनके लोगों के जीवन की हैप्पीनेस मायने रखती है, और हमारे लिए क्या मायने रखता है? पैसा। जीडीपी के नाम पर बस प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, राष्ट्रीय आय बढ़ जाए, चाहे आदमी संघर्ष के अंदर मरता जाए, जो उसके जीवन का आनंद है वो पूरी तरह से नाश हो जाए, जो परिवार व्यवस्था टूट रही है वो टूट जाए, खत्म हो जाए। आखिर ये सब चल क्या रहा है देश में? इस विषय पर चर्चाएं कब होंगी? कब इस देश के अंदर सोचा जाएगा कि आखिर कैसे इन सब समस्याओं को ठीक किया जाए? तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि अगर विषय की गंभीरता से देखा जाए तो हमें एक बार दोबारा से अपनी सभी पुरानी व्यवस्थाओं का पुनर्मूल्यांकन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही है, चाहे अमेरिका की हो, रशिया की हो, यूरोप की हो, चाइना की हो, भारत की हो, या अन्य जो विकसित है, अल्प विकसित या डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी हो, आप देखिए ये व्यवस्थाएं चिरकालीन व्यवस्थाएं नहीं है, ये व्यवस्थाएं निरंतर चलने वाली व्यवस्थाएं नहीं है, ये व्यवस्थाएं बार बार क्लॉप्स हो जाती हैं। अमेरिका की तो हिस्ट्री बन गई, बार बार उनकी व्यवस्था चरमरा के ध्वस्त हो जाती है। यूरोप की हिस्ट्री बन गई, यूरोप की सारी व्यवस्थाएं चरमरा के ध्वस्त हो जाती हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी व्यवस्थाओं को खड़ा करते हैं, फिर 15-20 साल बाद उनका रिसेशन ये और वो आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, पूरी व्यवस्था धराशायी हो जाती है। लोगों के हाथ में महंगाई इतनी हो जाती है कि खाने की रोटी भी नहीं होती। अगर ये व्यवस्था चिरस्थायी समाधान थी तो ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? इसके ऊपर कौन बात करेगा? कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं देखने में, समझने में हम चूक गए, कुछ ना कुछ हमने ऐसा छोड़ दिया जिसको अगर हम जान लेते, जिसको हम समझ लेते, तो शायद ये समस्याएं नहीं आती। हमने अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमने अपना जिसको आदर्श बनाया है या जो हमारा रोल मॉडल है, क्या उसमें रोल मॉडल बनने की और आदर्शवाद बनने की काबिलियत है? क्या वे उन सभी मानकों पे खरा उतरता है कि वह सभी के लिए रोल मॉडल बन सके? जो चीज सभी के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकती, वे कभी भी आदर्शवत जीवन पद्धति को प्रदान नहीं कर सकती। आज हर छोटे से छोटा देश सिर्फ एक होड़ में लगा हुआ है कि किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था नंबर 1 बन जाए, जीडीपी बहुत बढ़ जाए, चाहे उसके लोग अपने आप को पूरा खपा के अपने जीवन का सत्यानाश मार, उससे क्या मतलब नहीं। आखिर महत्व किसका है, जीवन का या मृत्यु का? अपने आप से पूछिए। सिर्फ जीवन का महत्व है, मृत्यु तो सबकी आनी है। अगर आपका जीवन ठीक नहीं है और आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, तो आपकी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। आपको अपनी व्यवस्थाओं का पुनर्मूल्यांकन करना ही पड़ेगा, आपको अपनी व्यवस्थाओं की तरफ दोबारा से देखना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा कि आखिर एक व्यवस्था जो 5000 साल से चल रही थी बिना किसी परेशानी के, उसको रिप्लेस करने के बाद 77 साल बाद जो व्यवस्था लेकर आए, उसमें इतनी ज्यादा समस्याएं क्यों पैदा हो गई? क्यों इसमें सिर्फ 2 से 3% लोग इतने पैसे वाले हो गए कि उनके पास देश की 70-80% संपत्ति है, और हमारे देश के 90-95% जो आबादी है उसके पास 1-2% संपत्ति भी नहीं है पूरे देश। आखिर क्यों इतनी बड़ी अमीरी गरीबी की खाई पैदा होगी? आखिर क्यों? मैं कह रहा हूं जो पैसे वाला आदमी है वो कौन सा 100 साल जी रहा है देश के अंदर? वो भी 80-90 साल में उसके शरीर में चलने की हिम्मत नहीं होती। 50 मतलब अपने ऑपरेशन करा के बैठा होता है, 10 ही अपने स्टंट लगवा लेता है, उसकी भी इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। आखिर इसमें इतना पैसा कमा के उसने भी क्या प्राप्त कर लिया? चलो गरीब मर रहा, समझ में आ रहा है, उसके पास समस्या वो थी नहीं। जो संपन्न हो गया उसके संग क्या समस्या आ गई कि वो उसकी वो जिंदा क्यों नहीं रह पा रहा? हमारे पास किसी संपन्न व्यक्ति का उदाहरण क्यों नहीं कि वो 100 साल, 150 साल, 250 साल जी रहा?
अगर यही संपन्नता भी सब कुछ होती तो उसका जीवन भी 150 साल होना चाहिए था मेरे साथ। अब इतना पैसा कमा के भी वो 70 80 90 साल में मर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, कहीं ना कहीं आपकी भागम दौड़ में गलती। जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी अपने आप से पूछना चाहिए। व्यवस्थाओं को अगर देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर मिलता है कि भारतीय जो दर्शन था वो डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूत करता था, वो विकेंद्रीकरण को मजबूत करता था। वो कहता था कि नहीं, सभी लोग जो है, सभी के हाथ में व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में व्यवस्था ना हो। जब कुछ लोगों के हाथ में व्यवस्था निकल के जाती तो अमीर गरीब की खाई पैदा होती। पहले आप देखिए, हर घर उत्पादन करता था, हर गांव के अंदर जो एक कुछ लोगों के समूह थे जिन्हें जाति होते थे, वो लोग उत्पादन करते थे, तो उत्पादन सबके हाथ में था। लेकिन जब ये नई व्यवस्थाएं अपनाई गई अंग्रेजियत से प्रेरित, इन व्यवस्थाओं में क्या करा गया, उन सब लोगों को ये समझा दिया कि नहीं, आप अपने घर में सब उत्पादन बंद कर दें, फैक्ट्रियां उत्पादन करेंगी, मशीनें उत्पादन करेंगी। इन सबके उत्पादनों को खत्म किया गया, फैक्ट्रियों के उत्पादन को शुरू करा गया। नतीजा क्या निकला उसका? हजारों लाखों करोड़ बेरोजगार। गाय पालन को इसलिए मना किया गया, इसीलिए उन पर रोक लगाई। अगर देखा जाए इस विषय में, गाय के ऊपर अगर मैं एक चीज कहूं तो गाय क्या थी? गाय भारतीय व्यवस्था की केंद्र बिंदु थी। अगर कोई परिवार गाय से जुड़ा हुआ था या किसी परिवार में गाय होती थी, तो मैं कह रहा हूं कि वो अपना पूरा जीवन उस गाय के भरोसे जी सकता था। गाय के गोबर से उसे उपले मिल जाते थे, गाय के गोबर से वो अपनी घर की दीवारों को, जमीनों को लीप पोत लेते थे, उनको कोई सफेदी और फिदेगा खर्चा नहीं आता था। उसी गाय के गोबर से वो गाय में क्या करते थे, खेतों में डालते थे, अन्न उगा लेते थे। जब कुछ खाने को नहीं होता था तो उसी गाय से वो अपना दूध बना के पी लेते थे। मतलब आप देखिए, एक गाय के होने से उनके जीवन में क्या था, एक आत्मनिर्भरता थी, वो किसी के आगे हाथ लाने की नौबत नहीं आती। हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आधुनिकता का भी कोई विरोधी है, कि आधुनिकता नहीं होनी चाहिए, ये मशीनी युग नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने विज्ञान में हमारी तरक्की करी, हमने कुछ चीजें प्राप्त करी, लेकिन हमें अपने उस जीवन में कैसे इनका उपयोग करना था, इसके ऊपर सोचने की जरूरत थी। हमने पूरे विकेंद्रीकरण के मॉडल को खत्म करके पूरा डिसेंट्रलाइज मॉडल कर दिया और हमने पूरे सिस्टम का नाश कर दिया। मैं दावे से कह रहा हूं, ये सिस्टम आप कितना भी तेज भगा लें, क्लॉप्स होगा, चरमरा आ जाएगी, पूरी व्यवस्था गिर जाएगी। एक जरासे से उद्योगपति के ऊपर बात आती है कि इसकी कंपनी के इतने शेयर डाउन चले गए, इसने अपनी कंपनी पर घोटाला कर रखा था, पूरे देश में, मतलब देश के माथे पे शिकन पड़ गई कि भाई उद्योगपति बर्बाद हो गए, तो देश का पता नहीं कितना लाखों का नुकसान हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति के नुकसान से देश का नुकसान हो रहा है। आप सोचिए, जब अगर इस व्यक्ति जगह 1 करोड़ व्यक्ति होते हैं और एक व्यक्ति का नुकसान हो जाता, क्या पूरे देश का नुकसान होता? क्या किसी की माथे पे शिकन आती? मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत तेजी से उसके शेयर डाउन गए थे, सब समझ रहे हैं, जानते हैं, ठीक है, कौन वो व्यक्ति है। ऐसे अरबपति, खरबपति है, नीलपति जो लोग हैं, सोचिए अगर ये आपकी इकोनॉमी में डूबेंगे तो आपकी इकोनॉमी का क्या होगा? आप कर लो सेंट्रलाइजेशन, सब चीजें इनके हाथ में दे दो, लेकिन जब ये बर्बाद होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो बताओ ना। भीख का कटोरा आ जाएगा साहब हमारे हाथ में। क्या भीख के कटोरे के लिए ये सारा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं? हमको बहुत बारीकी से सोचने की जरूरत है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा इन 77 सालों में। हमें इन 77 सालों में इस चीज का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि अभी भी कैसे हम बचा सकें हमारे देश के जो 20 30 40 को जो बेरोजगार लोग हैं, कैसे उनको हम सही रास्ते पे ला सकें, कैसे उनको सही मायने रोजगार से जोड़ सकें। देखिए, जाति व्यवस्था में 50 बुराइयां गिनवा देंगे, पर मैं उसकी एक चीज बताना चाहता हूं, जन्म से रोजगार सुनिश्चित होता, कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता था, और जब तक देश में जाति व्यवस्था रही कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। और अंग्रेजों को यही दिक्कत थी कि अगर ये लोग इसी तरह से काम करते रहे, उत्पादन करते रहे, तो हम जो उत्पादन करेंगे वो बिकेगा कहां? तो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए पूरे देश में षड्यंत्र किए गए, और इस तरह षड्यंत्र किए गए कि लोगों को अपनी जाति बताने में भी शर्म आने लगी। तो इसीलिए देश के जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार पुनर्मूल्यांकन करें, वैल्यूएशन करें, हम कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। आप देखिए, जब तक देश में गांव की व्यवस्था थी, तब तक प्रकृति का कभी भी दोहन नहीं किया गया। हमने प्रकृति से उतना लिया जितना हमें उसकी जरूरत थी।
और जितना लिया उतना लौटा दीजिए प्रकृति को। लेकिन जैसे ही आधुनिक व्यवस्था आई, हमने क्या करा, पूरी प्रकृति को खोद कर डालना शुरू कर दिया, और इसके अंदर खोद के डालना शुरू कर दिया कि हमने सोचा ही नहीं कि इसका अंत पर्यंत क्या निकलेगा। मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूं। आज हम कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो गया है, और इतना वायु प्रदूषण हो गया है कि इसको निपटाने के लिए हमें जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, इसके ऊपर हमें कोई एक पॉलिसी लेके आनी चाहिए, ताकि वायु पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें, दूसरी चीजें कंट्रोल कर सकें। तो उन्होंने उपाय क्या निकाला कि चलो हम एक काम करते हैं, हम बैटरी वाली गाड़ियां चला लेंगे, और बैटरी से क्या करते हैं, पूरी दुनिया में हम वायु पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे। मतलब पहले एक समस्या पैदा कर दी, पोल्यूशन फैला दिया बिना सोचे समझे। अब आप उसके लिए समाधान के लिए बैटरी लेके आए, और बैटरी कैसे बनेगी? बैटरी बनेगी लिथियम आयन से, बैटरी बनेगी कार्बन आयन से, बैटरी बनेगी हाइड्रोजन आयन से, केमिकल से बनेगी। अब ये केमिकल कहां से आएंगे? ये केमिकल आएंगे जमीन की खुदाई से। जब जमीन खुदेगी तो वो केमिकल निकलेगा, और वो केमिकल निकलेगा तो उससे वो बैटरी बनेगी, और जब वो बैटरी बनेगी वो आपकी गाड़ी में लगेगी, और जब वो गाड़ी लगेगी आपकी गाड़ी चलेगी। लेकिन कितने साल? फिर पॉल्यूशन हो। नहीं, पॉल्यूशन नहीं, अभी तो दूसरी चीज बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वायु पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप कितने साल चला लोगे गाड़ी? आप देखिए, लिथियम की बात करी जाती है कि भाई लिथियम एक ऐसी चीज है जो बैटरी बनाने का सबसे बड़ा साधन है। आज पूरी दुनिया में लिथियम के जितने भी भंडार हैं, अगर इन सारे भंडारों से बैटरी बना के हमने गाड़ी चलाना शुरू कर दी, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सारे भंडार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 से 300 साल में खत्म हो जाए। 200 से 300 साल बाद आप गाड़ी कैसे चलाओगे, ये बताओ। अच्छा, आप कहते हैं आप पोल्यूशन खत्म करेंगे, वायु पोल्यूशन। आप बताओ, ये बैटरी का पोल्यूशन है, इसका क्या करोगे? बैटरी की प्लास्टिक, इसका क्या करोगे? इसको कहां डंप करोगे? इसका जो केमिकल जो निकलेगा वो धरती को पोल्यूशन करेगा। इसके ऊपर आपकी क्या योजना है? आप नई व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं, और आपके पास उस व्यवस्था से होने वाली समस्याओं को भविष्य में कोई समाधान नहीं है। क्या 200 साल बाद आप बिना गाड़ी के चलेंगे? मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आज आधुनिक युग है, तो इस आधुनिक युग में हमने खेती के अपने मॉडल को बदला, किससे? ऑर्गेनिक खेती की जगह हम केमिकलाइज खेती पे आ गए। हमने फर्टिलाइजर डाल डाल के अपने देशों की खेती करने लगी। देश का पूरी दुनिया इस समय फर्टिलाइजर डाल के खेती कर रहा है। ये फर्टिलाइजर आते कहां से हैं? जमीन से, जमीन की खदानों से इसको खोद के निकाला जाता है। इन फर्टिलाइजर के 3 मुख्य तत्व हैं, पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इन तीनों को मिलाने से केमिकल बनता है जिससे खेत में कहते हैं आप फर्टिलाइजर बना के खेती कर सकते हो? इसका जवाब है हाँ। अगर इन तीनों में से कोई एक भी तत्व कम रह जाए तो क्या आपकी खेती का फर्टिलाइजर काम करेगा? उत्तर है नहीं, नहीं करेगा। आप दुनिया का कोई से फर्टिलाइजर नहीं, इनमें 3 इंग्रेडिएंट होना कंपलसरी है। आपसे मैं एक चीज कहना था, एक केमिकल है इसमें पोटेशियम। दुनिया में जिस प्रकार से खेती की जा रही है, जिस प्रकार से खेती का उत्पादन किया जा रहा है, जिस प्रकार से फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है, उसमें से जो पोटेशियम है ना, दुनिया में कितने देशों का पोटेशियम है, कितने देशों का फास्फोरस है, और कितने देशों का नाइट्रोजन है, इस पर बात कर ली जाए तो आज हमारे पास जिस तरह से नाइट्रोजन के भंडार हैं, शायद आने वाले 20-25 हजार साल तक वो खत्म नहीं होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फास्फोरस के जो भंडार हैं वो 500 साल में खत्म हो जाएंगे, और जो पोटेशियम के भंडार हैं, माफ कीजिएगा, 180 साल में खत्म हो जाएंगे। जब ये पोटेशियम के भंडार आप पूरी धरती से खोद के निकाल लोगे, उसके बाद अपना फर्टिलाइजर बना लोगे, 180 साल बाद आप खेती किस चीज से करने वाले हैं बताइए ना? आपके पास फर्टिलाइजर नहीं है अपनी खेती करने के लिए। और यही कारण है कि जिन लोगों ने पहले फर्टिलाइजर के नाम पे बड़े बड़े उद्योग लगा के पैसे कमा लिए, जब इस चीज को समझ गए कि अब फर्टिलाइजर की कमी पड़ गई है, हम फर्टिलाइजर कहीं से खरीद नहीं पा रहे, हम कहीं से केमिकल्स खरीद के नहीं ला पा रहे, तो अब खेती के मॉडल को बदलो। वो ऑर्गेनिक का डंडा पीट रहे हैं पूरी दुनिया में। अब ऑर्गेनिक खेती कहां से होती है? गाय के गोबर गौमूत्र से। तो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक का बुरा हो रहा था क्या? क्यों? क्योंकि गाय का गोबर गौमूत्र ऐसी चीज है जो आपको हजारों साल तक मिल सकता है, लेकिन धरती खोद के निकाले ये तत्व आपको हजारों साल तक नहीं मिल सकते। मजबूरन आपकी फर्टिलाइजर खत्म हो जाएंगे, आपको आना उसी चीज से पड़ेगा। तो आपने व्यवस्था के नाम पे, आधुनिकरण के नाम पे करा क्या, ये तो बताओ। आज युद्ध हो रहा है, 2 देश लड़ रहे हैं कि भाई हमारे पानी की कमी है, इस देश ने हमारा पानी कम ले लिया। राज्य लड़ रहे हैं कि देश में ज्यादा पानी आ गया, राज्य में कम पानी आ गया, हमारे पास हमारे हिस्से का पानी नहीं दिया, पानी लड़ रहे हैं। कल को जो फर्टिलाइजर खत्म होंगे, जिस देश के पास होगा वहां तो युद्ध हो जाएंगे इनके लिए। जब उनके देश की जनता भूखी मरेगी तो भूखा मरने वाला देश करेगा क्या? हमला कर देगा आपके ऊपर। आपकी व्यवस्थाओं का मॉडल विनाश का मॉडल है, आपको समझ में क्यों नहीं आता?
आपने सारी धरती खोद कर खोखली कर दी। आपने इस धरती का सारा पेट्रोल डीजल आगे इस पूरी धरती के भैया वायुमंडल को, इस धरती के जलीय मंडल को, इस धरती की जो क्या कहते हैं मृदा मंडल है, इस सबको दूषित कर दिया। आप कौन सा विकास कर रहे हैं? किसका विकास कर रहे हैं? आप इस धरती पे से विनाश का काम के अलावा कुछ नहीं कर रहे। आप धरती के लोगों को चांद पे बसने के लिए, मंगल पे बसने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पर एक चीज बताइए, आपके पास ईंधन ही नहीं बचेगा चांद और मंगल पे जाने के लिए। बैटरी चला के ले जाओगे क्या? रॉकेट लेके जाओगे? बैटरी के रॉकेट से जाओगे? कैसे चले जाओगे चांद पे? कैसे चले जाओगे मंगल पे? जब आपके यहाँ पे 200 साल में सारा पेट्रोल डीजल खत्म होने की बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं। क्या झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं? आप विकास के नाम पे पूरी प्रकृति के विनाश का मॉडल क्रिएट करते हो और आप कहते हो कि पूरी धरती जिस रफ्तार से ये विकास के मॉडल के नाम पे जो धरती का खोदन करके जो आप पूरी दुनिया में ये केमिकलाइज सब चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, ये एक टाइम बाद धरती में खत्म हो जाएंगी। धरती की वातावरण को झगड़ा कर देंगी, दूषित कर देंगी। उसके बाद आपके पास बचेगा क्या? ये तो बताओ ना। कौन से ग्रह में जाके जीना चाहोगे जब आपके पास पेट्रोल डीजल ही जब 20-25 साल में खत्म होने जा रहे हैं? आप रॉकेट कहां से भेज लोगे अपने? कौन सी बैटरी लगा के चले जाओगे आप? या कौन सा यूरेनियम खोद के निकालोगे? या कौन सा उसमें परमाणु रिएक्टर फिट करोगे? हालत खराब हो जाएगी। जरा सा भी झटका लग गया ना परमाणु रिएक्टर बम की तरह फटेगा वो, परमाणु बम की तरह। मतलब आप सिर्फ अपने वर्तमान को देखने के लिए कि कैसे वर्तमान सुधर जाए, वर्तमान में सारी सुविधाएं मिल जाए, फैसिलिटी मिल जाए, उसके लिए आप पूरे भविष्य को अंधकार में धकेलने जा रहे हैं। मैं इस तरह के विकास के मॉडल को विकास का मॉडल नहीं हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पास व्यवस्थाएं क्या आती है जो हजारों साल से चल रही थी, उसका पुनर्मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। ये दिखने में बहुत छोटे विषय है पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर बैठ के चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर बैठ के सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम इसके ऊपर बैठेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, आपको मैं दावे से कह रहा हूं, आप आज चर्चा नहीं करेंगे, आप 20 साल बाद चर्चा करेंगे। आप आज चर्चा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको 50 साल बाद चर्चा करनी पड़े। आप आज चर्चा नहीं करेंगे, हो सकता है आपको 100 साल बाद चर्चा करनी पड़े, पर आपको इस मंच पे बैठना पड़ेगा चर्चा। क्योंकि अगर आपने चर्चा भी नहीं करी ना, तो यकीन मानना जो इस धरती का जो जीवन है ना, अभी आप जितना ब्रह्मांड झांक चुके हैं अंतरिक्ष यानों से, आपको कोई जीवन मिला नहीं। आप इस धरती से बाहर कहीं जाके बसने की सोचे भी ना, तो सबसे नजदीक का तारा जो है 4 लाइट ईयर दूर है। मतलब आज धरती की सबसे उन्नत तकनीक से भी अगर आप वहां पे जाएं तो आपको 4000 साल चाहिए। और जब आप 4000 साल में उस चांद तक, मतलब उस तारे तक जाएंगे और वहां भी क्या देखते हैं, वहां कोई ऐसा रहने लायक ग्रह नहीं है जहां पे आप बस सको, जी सको। उसके बाद का जो सेकंड तारा है वो कितना 12 लाइट ईयर दूर है। वहां तक जाने में हमको 30 से 40,000 साल लगेंगे आज की उन्नत तकनीक के अकॉर्डिंग। क्या हमारे पास पूरी धरती का भी अगर ईंधन लगा देना, पूरी धरती का सारा खोद के निकाल ले सारा ईंधन, तब भी उस ईंधन का इस्तेमाल करके हम पहले तारे तक नहीं जा सकते, दूसरे तारे तक कैसे जाएंगे बताइए? तो इसीलिए इस धरती को जीने लायक रहने दीजिए, इस धरती के जीवन को बचे रहने दीजिए, इस धरती पे कैसे सर्वाइव करें इसके ऊपर सोचिए। ये हमें बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सोच रहे तो मैं कह रहा हूं आप विकास की बात नहीं कर रहे, आपसे वो सिर्फ अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए इस पूरी धरती के विनाश, इस धरती के जीवन के विनाश की बात कर रहे हैं। यकीन मानिएगा इस सौर मंडल में इस धरती के अलावा जीवन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहते हैं आप चांद पे बस्ती बना लेंगे, आप कहते हैं मंगल पे बस्ती बना लेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कभी जेल काटी है आप लोग? कभी जेल में गए हो? जेल के कैदी से पूछो उन्हें कैसा लगता है। उन्हें एक 4 दीवारी में रखा जाता है और ये कहा जाता है कि आप इस 4 दीवारी को बाहर क्रॉस करके नहीं जा सकते। जब वो जेल से आते हैं तो वो बताते हैं कि इनका पीड़ा क्या है। वो खुला आसमान देखने के लिए तरस जाते हैं, खुली हवा के लिए तरस जाते हैं, हरे पेड़ों के लिए तरस जाते हैं, वो नदियों की आवाज, पक्षियों की चहचहाट के लिए तरस जाते हैं, कोयल की आवाज के लिए तरस जाते हैं। वो कहता है कि मुझे किसी से बाहर निकाल दो, इस नरक से मैं बाहर जाके देखना चाहता हूं। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि हम स्पेस शटल बनाएंगे। स्पेस शटल में एक ऐसी जगह होगी जो पूरी क्या होगी, उसके अंदर ही आप रहेंगे, उसके अंदर ही जाएंगे। वो 1 किलोमीटर में हो सकता है, 10 किलोमीटर हो सकता है, 20 किलोमीटर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या आपको स्पेस शटल में कोयल की आवाज मिलेगी, तोते की आवाज मिलेगी? उसमें क्या आपको हरियाली पेड़ मिलेंगे? क्या उसमें आपको नदियां मिलेंगी? उसमें मिलेगा? अरे वो जेल खाना है भाई। आप उसमें 1 साल भी सर्वाइव कर गए तो मैं कह रहा हूं आप आत्महत्या कर लेंगे। आप नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आप धरती के वातावरण में पैदा हुए, आपको यहां जीने की आदत है, आपको यहाँ का खुला आकाश, खुली हवा, खुला पानी पीने की आदत है, आपको यहां जीने की आदत है। आप स्पेस शटल में कैसे जी सकते हैं ये बताओ ना। जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस शटल से जा रहे हैं अंतरिक्ष में, उनके जीवन तो आप देखो ना, उनके नरक हो जाता है उनका जीवन। धरती पे आते हैं, उनको मतलब कई साल लग जाते हैं अपने आप को धरती के अकॉर्डिंग दुआ से जीने के लिए।
परेशान हो जाते हैं, वो इतना एकाकी हो जाते हैं कि दूसरे लोगों को अपनी पीड़ा नहीं बता पाते। उनके इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कहा जाता है कि आप उन्हें जो आपने अनुभव किया कटु वो आप लोगों को शेयर मत करना। ऐसी स्थिति है। आप अंतरिक्ष में कहां जाके रहोगे, धरती पे नहीं रहोगे। तो इसीलिए इस धरती का बचना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था का पूरी धरती के मानवों को चयन करने का बहुत जरूरी है जो सबके लिए उपयोगी हो। सिर्फ आपका अकेले का जीवन नहीं है, आप सारे धरती के जानवर काट के मार के खाना जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सब खत्म हो जाएंगे, आपका अनाज खत्म हो जाएगा, अन्न खत्म हो जाएगा, आपके लिए खाने के लिए बचाएगा, आप मानव मानव को मार के काट के खाएगा। ऐसी स्थिति आएगी जो ज़ॉम्बीज़ पिक्चर दिखाई जाती है ना, ऐसी हालत हो जाएगी। मानव को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। धरती पे मानव का अगर अवतरण हुआ है तो इस धरती के उद्धार के लिए हुआ है, ना कि धरती के विनाश के लिए। जब मानव इस उद्देश्य को समझ जाएगा तभी सही मायने में सही व्यवस्थाओं को चुन पाएगा, सही व्यवस्थाओं में जी पाएगा, सही व्यवस्थाओं में लोगों को रास्ता दिखा पाएगा, मार्गदर्शन कर पाएगा। और अगर ये काम भारत करता है, भारत के लोग करते हैं, भारत के जागरूक मैं कहता हूं जो राष्ट्रवादी हुए करते हैं, तो मैं मानता हूं कि सही मायने में भारत विश्व गुरु है। हम सही मायने में दिखा पाएंगे जिसकी हमें हमारी दिशा क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारा जीवन शैली क्या है, हमारी जीवन पद्धति। बस अभी बात को मैं यही सीमित करूंगा। अगले विषय पे अगले एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।